हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अब इस सेकंड पार्ट में हम बाकी के जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे, जिसमें से सेकंड नंबर पर आता है श्वसन। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया फेफड़ों और श्वसन तंत्र के अन्य अंगों के द्वारा की जाती है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम श्वसन की परिभाषा को ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि श्वसन के कितने प्रकार हैं, तो श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक वायवीय श्वसन, नंबर दो अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। इसे कभी कभी आक्सीय श्वसन एवं अनाक्सीय श्वसन भी कहते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। एक साइड वायवीय श्वसन लिखा है और एक तरफ अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में पहला पॉइंट है कि यह श्वसन का वह प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसके विपरीत अवायवीय श्वसन में पहला पॉइंट है कि यह श्वसन का वह प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में दूसरा पॉइंट आता है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। अवायवीय श्वसन में इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटकर ऊर्जा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा पॉइंट है वायवीय श्वसन में कि यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार का श्वसन ईस्ट कोशिकाओं में होता है। लास्ट पॉइंट जो वायवीय श्वसन में है, हम लिख सकते हैं कि इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा अणु के रूप में मिलती है। चौथे पॉइंट में हम अवायवीय श्वसन में लिखेंगे कि इस श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है और कम मात्र 2 ही अणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर को आसानी से याद कर लिख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा ही जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र जो हमें सांस लेने में मदद करता है, में कई अंग शामिल हैं। यह तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस तंत्र के हम मुख्य श्वसन के तंत्र के मुख्य जो भाग हैं, अगर उनकी हम बात करें तो नंबर फर्स्ट पर आता है नासाद्वार और या नासागुहा। हवा नाक के छिद्रों से होकर शरीर में प्रवेश करती है। नाक के अंदर बाल और श्लेष्मा हवा को साफ करने और नम करने और गर्म करने में मदद करते हैं। सेकंड मुख्य जो पार्ट है या मुख्य भाग है वो है ग्रसनी। यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। ग्रसनी से हवा श्वास नली में जाती है। मानव के श्वसन तंत्र का तीसरा मुख्य भाग है श्वास नली। यह एक लंबी नली है जो छाती तक जाती है। श्वास नली उपास्थि के छल्लों से बनी होती है, जो इसे खुला रखने में मदद करती है। चौथा नंबर जो है मुख्य पार्ट का, उसका नाम है श्वसनी। श्वास नली आगे जाकर 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है, जो प्रत्येक फेफड़े में जाती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र की बात करें तो मनुष्य में इसके लिए एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो वहाँ पर ये श्वसनी 2 भागों में आगे जाकर बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है या पांचवा जो मुख्य भाग है फुफ्फुस, जिसे हम फेफड़े या लंग्स कहते हैं। ये छाती गुहा में स्थित होते हैं और श्वास और श्वसन का मुख्य अंग हैं। फेफड़ों के अंदर श्वसनी छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और अंत में कूपिका नामक छोटी छोटी वायु थैलियों में समाप्त होती है। श्वसन तंत्र का जो अंतिम अंग या अंतिम भाग है, जिसे हम कूपिका कहते हैं,
श्वसनिकाएँ आगे जाकर छोटी छोटी कुपिकाओं में, जो कि गुब्बारे जैसी रचना है, उनमें बदल जाती हैं। ये बहुत छोटी पतली भित्ति वाली वायुथैलियाँ हैं जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कुपिकाओं की दीवारों में रक्त वाहिकाएँ का एक घना जाल होता है जिनमें रक्त बहता है। रक्त में पाए जाने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन आई हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा इस प्रकार रुधिर के द्वारा आई हुई ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में वहन कर दिया जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य में श्वसन के लिए अंगों का विकास हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आता है तो आपको इसका विवरण लिखकर साथ में एक डायग्राम भी बनाना चाहिए, जिससे आपको अच्छे अंक मिलने की आशा रहे। इसके बाद तीसरे प्रकार का जैव प्रक्रम है वहन, जिसके लिए मनुष्य के शरीर में एक पंपन प्रणाली होती है जो कि हृदय के द्वारा की जाती है। अगर मानव के हृदय की बात करें तो ये मुट्ठी के आकार जितना बड़ा होता है तथा इसमें अलग अलग रक्त को वहन करने के लिए अलग अलग चैम्बर पाए जाते हैं। हृदय के ऊपर के दो भाग आलिंद तथा नीचे के दो भाग निलय कहलाते हैं। ऊपर दाईं ओर के आलिंद को दायां आलिंद तथा बाईं ओर के आलिंद को बायां आलिंद कहते हैं। इसी प्रकार नीचे के दो निलय दायां निलय और बायां निलय होते हैं। मानव हृदय की संरचना एवं कार्यविधि कुछ इस प्रकार से है। हृदय परिसंचरण तंत्र में एक पंप की तरह कार्य करता है। दायां आलिंद दो बड़ी सिराओं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कोवा से ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्र करता है। जब आलिंद सिकुड़ता है तो रक्त ट्राइक्सपिंड बाल्व के माध्यम से दाएं निलय में पंप किया जाता है। जैसे ही दायां निलय सिकुड़ता है ट्राइक्सपिंड बाल्व बंद हो जाता है और रक्त फुफ्फुसीय बाल्व के माध्यम से फुफ्फुसीय धमनी में पंप किया जाता है। इसके बाद फुफ्फुसीय धमनी रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से आदान प्रदान होता है। बायां आलिंद फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। अतः जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तो रक्त बाइक्सपिंड बाल्व के माध्यम से बाएं निलय में प्रवेश करता है। फिर बायां निलय सिकुड़ता है और रक्त महाधमनी बाल्व के माध्यम से महाधमनी में पंप किया जाता है। बाएं निलय के संकुचन के दौरान आलिंद में पीछे की ओर प्रवाह को रोकने के लिए माइट्रल बाल्व बंद हो जाते हैं। बाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि निलय के संकुचन के दौरान रक्त पीछे की ओर प्रवाहित न हो। इस प्रकार से मनुष्य में जो वहन का मुख्य कार्य है, जिसमें हृदय मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय के द्वारा हमारे पूरे शरीर में रुधिर को पंप किया जाता है। इसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं में मुख्यतः पूछे जाने वाला एक प्रश्न है, धमनी और सिराओं में अंतर। 2 नंबर का ये सवाल आता है, जिसमें आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखने होते हैं। धमनी एवं सिरा में अंतर लिखने के लिए धमनी का पहला पॉइंट है कि धमनी रक्त को हृदय से दूर अंगों की ओर ले जाती है। इसके विपरीत अगर हम सिरा की बात करें तो सिरा रक्त को अंगों से हृदय की ओर वापस लाती है। धमनी में दूसरा पॉइंट आएगा कि धमनी में रक्त उच्च दबाव में बहता है और इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। अगर हम सिरा में बात करें दूसरे पॉइंट की, तो सिरा में रक्त कम दबाव में बहता है और इसकी दीवारें पतली होती हैं। तीसरा पॉइंट धमनी में लिखेंगे कि धमनी में बाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिराओं की बात करें तो सिराओं में बाल्व पाए जाते हैं, जिससे कि रक्त का फ्लो पीछे की तरफ ना हो। अगला
जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है धमनी में, कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त O2 युक्त रुधिर बहता है, जबकि सिराओं की बात करें तो इसमें विऑक्सीजनित यानी कि CO2 युक्त रुधिर बहता है। तो ये 4 पॉइंट आप लिखकर 2 नंबर का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट से अनुरक्षण। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स क्या हैं। हम सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में जो रुधिर बहता है उसमें कई प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें आपको पता है कि हमारे रुधिर में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, और तीसरे नंबर की जो कणिकाएँ हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स से हमें क्या अनुरक्षण मिलता है, इस पर एक सवाल आता है। तो लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स को रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स रक्त में पाए जाने वाले छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। चूँकि इनका साइज जो है वो डिस्क के आकार का होता है, प्लेट के आकार का होता है, इसीलिए इनको हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में जब कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो प्लेटलेट्स उस जगह पर जमा हो जाती है और एक प्लग बनाकर रक्तस्राव को रोकती है, जिससे रक्त की कम हानि होती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्तस्राव को रोकना है। प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में मेगाकार्योसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनते हैं। अगर इनकी हम संख्या की बात करें तो प्लेटलेट्स नॉर्मल 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक हो सकते हैं। प्लेटलेट्स के जीवन काल की बात करें तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से लेकर 10 दिन तक का होता है। तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स हमें बहते हुए रुधिर को थक्का बनाकर या जमा कर रुधिर की हानि से रोकता है, जिससे प्राणी की मृत्यु होने से बच जाती है और हमें अनुरक्षण प्रदान करती हैं। इसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं में एक सवाल आता है लसिका के ऊपर। एक टिप्पणी लिखनी होती है लसिका के ऊपर। तो लसिका शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिनमें मुख्य रूप से शरीर को संक्रमण से बचाना, तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना और वसा का अवशोषण शामिल है। यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो लसिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता है। लसिका में लिम्फोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं। ये कोशिकाएं रोगाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती हैं। लसिका पोषक तत्वों जैसे कि वसा को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। इस प्रकार लसिका हमारे शरीर में अनुरक्षण प्रदान करती है। इसके बाद अगला सवाल है पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के ऊपर। पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक का नाम है जाइलम तथा दूसरे का नाम है फ्लोएम। तो परीक्षाओं में जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछा जाता है। तो जाइलम जो है वो पानी और खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भाग तक ले जाता है। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। दूसरा पॉइंट जाइलम में आता है कि जाइलम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम मुख्य रूप से जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम का प्रवाह आमतौर पर एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम का प्रवाह द्विदिशीय होता है। इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम में अंतर को हम लिख सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो जैव प्रक्रम है इस चैप्टर में, जिसका नाम है उत्सर्जन, उसकी हम बात करते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी अंग गुर्दे हैं, जिन्हें हम किडनी कहते हैं, जो रक्त में अपशिष्ट को छानकर मूत्र बनाते हैं।
यह मूत्र मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में एकत्र होता है और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप सभी लोग डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र दर्शाया गया है, जिसमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक तरफ बायां वृक्क है, दूसरी ओर दायां वृक्क है। इसमें आप महाधमनी और महाशिरा भी देख रहे हैं। महाधमनी के द्वारा रक्त जो है इन वृक्कों में आता है तथा महाशिराओं के द्वारा ये रक्त छनने के बाद वापस हृदय में भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मूत्रवाहिनी दिख रही है। जब रक्त छान लिया जाता है तो मूत्र का निर्माण होता है और ये मूत्र इन्हीं मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में आता है और तब तक भरा रहता है जब तक इसको मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर ना निकाल दिया जाए। मूत्राशय पेशियों का बना होता है एवं यह तंत्रिका कोशिकाओं के साथ रहता है, जिससे हम प्रायः मूत्र निकासी को कुछ समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। मानव उत्सर्जन के मुख्य अंग और कार्य। नंबर फर्स्ट पर आता है गुर्दे, जिसे हम वृक्क कहते हैं। ये उदर के पिछले भाग में स्थित होते हैं। ये रक्त को छानते हैं, जिससे उपयोगी पदार्थों को वापस अवशोषित कर लिया जाता है और अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में अलग किया जाता है। दूसरा अंग है मूत्रवाहिनी। यह प्रत्येक गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाने वाली नलिकाएं हैं। तीसरा नंबर आता है मूत्राशय का। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर मूत्र जमा रहता है। नंबर 4 जो है, जिसका नाम है मूत्र मार्ग। यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय को शरीर से बाहर मूत्र रंध्र तक जोड़ता है। मूत्र इसी नली से बाहर निकलता है। इस प्रकार से मानव में उत्सर्जन का कार्य संपन्न किया जाता है। मनुष्य के वृक्क या किडनी में पाए जाने वाले एकक, जिसे हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, उनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला काम है इनका फिल्ट्रेशन, जिसे हम निस्पंदन कहते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण रक्त से मौजूद छोटे अणु जैसे कि नमक, पानी, ग्लूकोज, यूरिया ग्लोमेरुलर कैप्सूल में छन जाते हैं, जबकि प्रोटीन और कोशिकाएं रक्त में ही रह जाती हैं। इसके बाद इसमें पुनर्अवशोषण का कार्य होता है। मूत्र छनने के बाद यानी कि रक्त छनने के बाद नलिका में मौजूद उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अधिकांश पानी रक्त वाहिकाओं में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। तीसरा कार्य होता है स्राव और उत्सर्जन। नलिकाओं में कुछ पदार्थ को स्रावित भी किया जाता है, अतः अंत में अतिरिक्त पानी, यूरिया, नमक और अन्य अवशिष्ट उत्पाद मूत्र के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अतः इस प्रकार से नेफ्रॉन हमारे रक्त में उपस्थित उत्सर्जी तरल पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर छानकर निकाल देते हैं। वृक्काणु अथवा नेफ्रॉन की संरचना की बात की जाए तो नेफ्रॉन गुर्दे की सूक्ष्म और क्रियात्मक इकाई है जो रक्त को छानकर मूत्र बनाती है। इसकी मुख्य संरचना वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका होती है। वृक्क कोशिका में रक्त वाहिकाओं का गुच्छ होता है जो एक कपनुमा बोमन कैप्सूल से घिरा होता है। वृक्क नलिकाओं में समीपस्थ नलिका हेनले लूप और दूरस्थ नलिका होती है जो आगे संग्रहण नलिका से मिलती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन या वृक्काणु कुंडलित रहती है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती हैं जिनमें रक्त बहता है और जो हानिकारक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो छन कर संग्रह वाहिनी में चले जाते हैं और अंत में मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में चले जाते हैं और मूत्र का निर्माण होता है। इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं और इसमें जो मुख्य पार्ट्स हैं उनका नामांकित डायग्राम बनाकर इसको सीख लें, जो कि अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो आप इसको हल कर सकें। इसके बाद अंतिम प्रश्न आता है वृक्काणु एवं कूपिका में अंतर। वृक्काणु आप सभी को मालूम है जो कि गुर्दे में पाए जाने वाले एकक हैं, जबकि कूपिकाएं फुफ्फुस में पाई जाती हैं। वृक्काणु रक्त को छानने और अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में शामिल होते हैं। अगर हम कूपिका की बात करें तो कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान में शामिल होते हैं।
वृक्काणु वृक्क में पाए जाते हैं जबकि कूपिकाएँ फेफड़ों में पाई जाती हैं। प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु की संख्या लगभग 10 लाख जितनी होती है, जबकि प्रत्येक फेफड़े में कूपिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से वृक्काणु और कूपिकाओं में हम अंतर को लिख सकते हैं तथा इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और उनका आप आंसर सही से लिख सकें। थैंक यू।